दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। मैं 10th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए एसिड बेस और सॉल्ट को कंटिन्यू करते हुए उसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ें और इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। बेटा, मैंने इसमें बताया था आप लोगों को कि एसिड बेस सॉल्ट की क्या पोजीशन होती है, एसिड की पहचान कैसे होती है, अम्ल की पहचान कैसे होती है, क्षार की पहचान कैसे होती है, क्षारक क्या होता है, यानी बेस और एल्कली क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद सॉल्ट की क्या पोजीशन होती है, सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट के कितने टाइप्स हो सकते हैं, बेस का अपना कैरेक्टर क्या है। उसी प्रकार से अगर आपकी बात की जाए कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास एसिड है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मैंने आपसे कहा था कि अम्ल का सबसे खास गुण ये होता है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी जो हमारे पास ब्लू लिटमस होता है इसको किस में चेंज कर देता है, रेड लिटमस में। ये एसिड का सबसे बड़ा वर्क यही होता है, पहचानने का तरीका। और दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर में जाने के बाद H+ देते हैं तो वो आपके एसिड कहलाते हैं, और जो सब्सटेंस आपके पास वाटर में डिजॉल्व होने के बाद OH- देते हैं उनको बेस कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ हमारे पास मैंने आपसे कहा था कि जो बेस जो होते हैं जिनको क्षारक कहा जाता है वो एल्कली भी होते हैं। एल्कली का मतलब क्या होता है, एल्कली का मतलब क्षार होता है और बेस का मतलब क्षारक होता है। यानी एल्कली वो होते हैं विच सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर एंड प्रिपेयर द बेस दैट इज कॉल्ड द एल्कली। यानी हम ये कह सकते हैं या ये भी कह सकते हो कि जो भी हमारे पास बेस है, अगर कोई भी बेस है, क्षारक है, अगर वो जल में घुल करके क्षार बना रहा है, बात हमारी समझ में आई। अगर हमारे पास जैसे कि NaOH एक अच्छा एल्कली का भी काम करता है, एक अच्छा क्षार का भी काम करता है, इसलिए आप इसको और KOH को कह सकते हो कि KOH और NaOH एक अच्छा बेस होने के साथ साथ एक अच्छे एल्कली भी माने जाते हैं, यानी एक अच्छे क्षारक होने के साथ साथ एक अच्छे क्षार भी माने जाते हैं। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी आप लोगों से, अगर कोई भी एसिड होता है तो उसकी पहचान H से होती है, अगर कोई भी बेस होता है तो उसकी पहचान OH से होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम सॉल्ट की बात करें, लवण की बात करें, तो अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है आपका, और लवण के साथ साथ जल बन जाता है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। यानी एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दैट प्रिपेयर द सॉल्ट एंड वाटर दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण कहा जाता है। अम्ल और क्षार अगर आपके पास हैं, अगर वो मिलकर के लवण और जल बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, उदासीनीकरण कहेंगे। अम्ल की जगह मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं एसिड की जगह HCl का, और मैं बेस की जगह एग्जांपल ले रहा हूं NaOH का, यानी HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। HCl आपका एसिड हो गया, NaOH आपका बेस हो गया, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, और जल बन रहा, वाटर बन रहा। सोडियम क्लोराइड इज द टाइप ऑफ सॉल्ट एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन। ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण की हो सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार मिला दिए जाएं और लवण और जल बनने लगता है तो ये प्रक्रिया आपके सॉल्ट बनने की होती है। फिर इसके बाद हमने आपसे कहा था कि अगर आपको देखोगे कि जहां पर भी कोई कार्बोनेट होता है, तो जहां पर भी कार्बोनेट होगा अगर वो एसिड के संपर्क में जाएगा, तो मैंने आपसे कहा था एसिड दो पोजीशन में होते हैं, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेट। डाइल्यूट होगा तो वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी, कंसंट्रेट होगा तो एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी। और उसी ही रेंज में बेस और बेस भी होता है, बेस भी डाइल्यूट और कंसंट्रेट पोजीशन में होता है। बेस का मतलब क्षार, जैसे अगर आपके पास NaOH है तो आप इसको कंसंट्रेट भी कर सकते हो, गर्म होता, हॉट होता है ये। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट पोजीशन में भी हो सकता है। डाइल्यूट पोजीशन में लाना है तो आप वाटर मिला दीजिए, और अगर इसको डाइल्यूट पोजीशन में नहीं लाना है, कंसंट्रेट पोजीशन में लाना है, तो वाटर को वाष्पित कर दिए, वेपर पोजीशन में ले आइए, यानी वहां पर NaOH की मात्रा ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब फ्लैक्स के रूप में होता है, ये पिनेट्स इसके आते हैं। दूसरी चीज़ NaOH, मैंने आपसे कहा था NaOH हो या H2SO4 हो या HNO3 हो या HCl हो, ये लोग यूज किए जाते हैं लेबोरेटरी रेजेंट के रूप में, यानी प्रयोगशाला में यूज किए जाएंगे अभिकर्मक के रूप में, क्योंकि वहाँ पर इनके द्वारा हम ग्रुप का टेस्ट करते हैं कि हम पहचानते हैं कि एसिड कैसा है, बेस कैसा है, रेडिकल्स क्या हैं, ये सब चीज़ों को जानकारी करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने कहा था आपसे कि अगर कोई भी कार्बोनेट है, मेटलिक कार्बोनेट है, अगर वो एसिड के संपर्क में जाएगा तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये एक कार्बोनेट की पहचान होती है, जहां पर भी कार्बोनेट होता है लेफ्ट साइड में, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड में होती है। और इतना ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है, कार्बोनेट का फार्मूला CO3 होता है। ये सपोज करिए हमारे पास Na2CO3 है, मैंने आपसे कहा था Na2CO3 के H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दीजिए आप, Na2SO4 बन जाएगा, H2O निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगा। यानी सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड दैट प्रिपेयर द सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपके निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। कभी भी पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो भी आपके पास नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, जो भी अधातु ऑक्साइड होते हैं, उनका नेचर एसिडिक होता है, और जो भी मेटलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। इसलिए कभी भी पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस नेचर में होता है, तो याद व्हाट इज द नेचर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द
एसिडिक पोजीशन, सोडा वाटर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर दैट प्रिपेयर द कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो याद रखिएगा एसिड बनाता है, जो शो करता है कि एसिडिक नेचर का होता है ये। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2, वाटर का क्या होता है H2O, दोनों को मिला दीजिए H2CO3 बन जाएगा, जिसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। कार्बोनिक एसिड में अगर आप लोग देखोगे तो कार्बोनेट वहां पर एज ए एसिड रेडिकल मौजूद होता है। कार्बोनेट का फार्मूला CO3-2 होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेटलिक कार्बोनेट या मेटलिक बाइकार्बोनेट, मेटलिक बाइकार्बोनेट में मैं बेकिंग सोडा का एग्जांपल ले लेता हूं। बेकिंग सोडा NaHCO3 को बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका मॉलिक्यूलर वेट 84 होता है, अगर इसके एटॉमिक वेट को जोड़ोगे सबके तो 84 निकल के आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की भी अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहां पर भी CO2 निकलेगा, NaCl बनेगा और जल बनेगा आपका, यानी NaHCO3 प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। NaCO3 को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद द, और बेकिंग सोडा रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट प्रिपेयर द सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। को बात समझ में आई या नहीं है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां पर भी अगर आपको कार्बोनेट दिखाई दे, सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। अगर कहीं पर जैसे आप लोगों को सल्फाइड दिखाई देगा, मैं सल्फाइड की बात कर रहा हूं SO3-2 की, तो जहां पर सल्फाइड दिखाई देगा, जैसे मेटलिक सल्फाइड अगर आपके पास होता है, उसकी अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो याद रखिएगा जहां वहां पर CO2 निकल रही थी, यहां पर SO2 निकल के आएगी। और SO2 का भी नेचर एसिडिक होता है। क्योंकि SO2 का नेचर इसलिए एसिडिक होता है क्योंकि एसिडिक नेचर वालों का कन्फर्मेशन ये है, अम्लीय नेचर वालों का कन्फर्मेशन ये है कि ये लोग एसिड बनाएंगे, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो। जितने भी आपके पास एसिडिक ऑक्साइड के नेचर वाले होते हैं वो सभी एसिड बनाने का काम करते हैं। SO2 रिएक्ट विद द वाटर दैट प्रिपेयर द सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है जिसका फार्मूला H2SO3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द H2 दैट प्रिपेयर द कार्बोनिक एसिड। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन चीज़ों को समझिए, और मैं जो ये लेक्चर आपको भेज रहा हूं इनको नोटिस करते रहिए, रोज का नोट देखिए, और हम लोग इकट्ठा इसका नोट्स आपको भेजे जाएगा। नहीं तो अगर पहले आप समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, और धीरे धीरे हर चीज़ को समझते रहिए। एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। और हर चीज़ हमने आपसे कहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर अकार्बनिक रसायन आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा रोल है इनका। कैसे रिएक्शंस करेंगे, कैसे बनते हैं, क्या इनका काम है, लेबोरेटरी के अंदर इनका काम क्या है। लेबोरेटरी के अंदर मुख्य आपके रेजेंट होते हैं, ये अभिकर्मक का काम करते हैं। इसलिए लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट करके मेरे पास भेजिएगा, फिर हम आगे आपको इसी तरह समझाते रहेंगे। थैंक यू।